हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप अपने परिवार अध्यापक बंधु में। मैं आज आपके लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और इस वीडियो को मैं कई पार्टों में बनाऊँगा और ये वीडियो का पार्ट 1 है। अब देखिए, मैं आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में लगभग अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सभी का संकलन मैंने आपको एक जगह देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए और मेरे द्वारा की हुई मेहनत आपको लगे कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आप 4 ऑप्शनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। ठीक से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे। हमें अभी कोई जल्दी नहीं है और किसी भी विषय को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि उसे एक बार पढ़ा जाए या 2 बार पढ़ा जाए, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ा जाए। अधिक से अधिक बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार अच्छे से पढ़ने के बाद फिर उस विषय, कोई भी विषय हो, उसे रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मैंने उनके आंसर भी दिए हैं नीचे, लेकिन इसे मैंने छिपा रखा है। आप जब भी इसे वो करेंगे, प्रिंट निकलवाएंगे, कुछ आएंगे, तो इसके सबके आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। आंसर करेंगे। तो आप जानते ही हैं व्यवहारवाद के जनक कौन हैं। इन्होंने ही व्यवहारवाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी है हम लोगों को। और व्यवहारवाद के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के विज्ञान के रूप में जी.बी. वॉटसन ने सबसे सर्वप्रथम परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है। इस कथन में पूछा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया था। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया था। ये प्लूटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के विषय में बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखेंगे। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा
का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए है। कथन किसका है? ये कथन किसका है बताएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऊपर कथन दिया है इसके बारे में बुद्धवत महोदय ने बताया है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो गेस्टाल्टवाद दी हैं, गेस्टाल्टवाद जो है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्दिमर द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद किसने दिया है ये पूछा है इसने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विलियम वुंट। विलियम वुंट को संरचनावाद का प्रवर्तक कहा जाता है और विलियम वुंट जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम वुंट ने विश्व में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा? देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया और अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुंट। ये तीनों क्वेश्चन हैं, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर भी विलियम वुंट ही रहेगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद। वर्ष 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। आंसर नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बताया है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी है? यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब ये देखिए विवेकानंद जी का नाम ही पूछ लिया। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 2 बार ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति। शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये डी है।
और जो इनका जो डीवी है, इनका पूरा नाम जो है वो जॉन डीवी है। इन्होंने शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बहुत अधिक बल दिया था। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण और नियंत्रण तथा अपनी सभी समस्याओं को हल करने की योग्यता देती है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीपी नन। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को वाह्यतम बनाती है? लगाइए आंसर। क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ें, फिर उसके चार ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद जो उचित ऑप्शन लगता हो आप उसे चुनें। और आप ये भी एक किसी कॉपी पे, एक किसी नोटबुक पे अपने नंबर लिख लें। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हैं और आप अपने नंबर डालते जाएं और जो भी आपको लगता है कि ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उसे अपना आंसर लगाएं और फिर मैं जो आंसर देता हूँ उसके बाद उन आंसरों से मैच करें और ये देखें कि आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चनों के कितने आंसर सही हैं। आपका साथ के साथ आकलन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, फ्रोवेल। ये जो फ्रोवेल हैं, इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को वाह्यतम बनाती है। क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन की गत्यात्मक पहलू है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडम्स का। ये जो कथन ऊपर दिया है ये एडम्स ने बोला है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कैमिनियस के अनुसार सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों की पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का विषय, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? आंसर देंगे इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही जो भी कानून होता है उसे केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं, किंतु कि अगर केंद्र और राज्य में वो हो जाए तो केंद्र का जो कानून होता है वो उसे अधिक मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को संविधान के भाग 2 में नया अनुच्छेद
21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये तो मैंने अभी तुरंत ही एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन नंबर डी, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, धारा 21 में। देखो, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने उस क्वेश्चन को जितने भी तरीकों से पूछा जा सकता है वो सभी तरीके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किया जाने वाला पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रवाद। आप ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपको ऑप्शन उचित लगता है उसे चुनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा किसी बच्चे के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और चला सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो प्राथमिक विद्यालयों में जो मुख्य कारण था वो नामांकन संख्या बढ़ाना था, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहा था। तो प्राथमिक विद्यालयों में 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील योजना थी। उसका मुख्य उद्देश्य था, बताएंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप देखेंगे, उसके बाद आंसर देंगे आप।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। इस प्राधिकरण का कार्य बाल श्रम उन्मूलन था। बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को कार्य न कराया जाए, छोटे बच्चों को जोखिम भरे कार्य न कराए जाएं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसे सबसे पहले 1929 में पारित किया गया था, लेकिन उसे दोबारा से वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने अपने निरस्त किया और बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। सबसे पहले इसे 1929 में करने का प्रयास किया गया था। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बाल विवाह। जो शारदा एक्ट है उसका संबंध भी बाल विवाह से ही है। और जब इसे 1992 में पारित किया गया था तो उसे शारदा एक्ट के नाम से ही पारित किया गया था, लेकिन बाद में से केंद्र सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से पारित कर दिया था 2006 में। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है? बालिका शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालकों की शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से है। और जो सर्व शिक्षा अभियान है वो सबसे पहले 2001 में शुरू किया गया था। शिक्षा के किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा 2 बार हो गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई थी 1987-88 में, लेकिन बाद में से वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में एक्सप्लेन तो कर देता, लेकिन इसका जो अगला क्वेश्चन है वो इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए।
बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTX किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार एक्सप्लेन नहीं किया था, पिछले क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन में उसे एक्सप्लेन करूँगा। इसके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इसमें संसद ने किस वर्ष पारित किया था वो पूछा है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आप गौर से देखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2009 में पारित किया गया था। और इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित कर दिया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 45 कार्य घंटे। ये भी जो RT एक्ट 2009 है उसी के अनुसार है। प्राथमिक स्तर में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कम से कम 45 घंटे कार्य योजना पर कार्य करना होगा। RT एक्ट 2000 कितने घंटे कार्य योजना बनानी होगी? तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखेंगे। अरे पीछे क्या हो रहा है? क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए। एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन ठीक से, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको अधिक समय दे रहा हूँ। चलिए, एक शिक्षक अपने आप कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। एक जो शिक्षिका है वो अपने आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए ठीक से, उसके बाद आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब कब होना चाहिए? सप्ताह में 1 बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित होना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा खेल खेल में ही सबसे अच्छे तरह से सीखते हैं। तो उन्हें प्रत्येक विषय के साथ ही
सम्मिलित करना चाहिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते हैं तो शिक्षक को शिक्षण में परिवर्तन करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई जो छात्र हैं वो पाठ में रुचि नहीं लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए, कक्षा से चले जाना चाहिए, कक्षा में कोई और कार्य आरंभ कर देना चाहिए, दृश्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनना चाहिए। तो देखिए, शिक्षण की कई सारी विधियाँ होती हैं। तो जब भी छात्र पाठ में रुचि न लें तो अध्यापक को हमेशा शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, बताइए। बच्चों को पकड़कर आगे को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और जब भी बच्चों को हम खुद बच्चों को कहते हैं कि आप अपने आप गतिविधि कीजिए तो बच्चे सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे बढ़िया स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने में अपने अनुभवों पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो देखिए, बच्चे ने गाय को पहले नहीं देखा है। बच्चे 3 साल का बच्चा अगर उसने दूध बूथ देखा है तो वो अपने अनुभव के अनुसार बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पढ़िए, 4 ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। इसका भी मतलब वही है कि बच्चों को उनसे कहिए कि वो खुद करें। तो जब उनकी स्वायत्तता देंगे, आप उन्हें बढ़ावा देंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे क्या करेंगे, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, पाठ्यक्रम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखेंगे, शिक्षक कक्षा में बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जब वो आपस में बातचीत करेंगे अपने हम उम्र बच्चों के साथ तो वे सामाजिक कौशल सीखेंगे। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान है की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं?
वे कैसे सीख रहे हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक जन्मजात योग्यता, सीखने की अनुपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो यही तो हम उसके द्वारा यह पता कर सकते हैं कि वो कैसे सीख रहा है, गलती करके सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। तो उसकी त्रुटियां जो हैं वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करते हैं। यह विचार दिया है, किसने दिया है ये विचार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्बन ने दिया है ये विचार। ये इधर यहाँ पे ये गलती हो गई है इसमें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है। जो प्राथमिक स्तर है उसमें मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताएंगे। छोटे बच्चे हैं, मूल्यों के महत्व को क्या समझेंगे? मूल्यों को पालन करने की दंडित करेंगे। तो बच्चे जानते ही नहीं तो दंडित करने से क्या फ़ायदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे अपने शिक्षक को जैसे देखेंगे, शिक्षक के व्यवहार में मूल्य होंगे, उसी तरीके से बच्चे अपने व्यवहार मूल्यों की स्थापना करेंगे। सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसमें ये पूछा कि मूल्यों का जो वर्गीकरण है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये इनके प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मतलब धन के अर्जन से बच्चों को क्या मतलब, बच्चों को इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। और बाकी जो सब हैं, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सत्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, ये सभी मूल्य होते हैं, लेकिन ये जो है मूल्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकारा है? सच्चाई एवं सफाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। तो एनसीईआरटी ने इन सब को ही संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। बताइए अभिप्रेरणा कैसे वर्णित होती है? बताइए इसमें जो पूछा कि अभिप्रेरणा किसको द्वारा वर्णित होती है? ज्ञान जागृति द्वारा, भाव जागृति द्वारा, भावात्मक जो जागृति उसके द्वारा, या दोनों के द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अभिप्रेरणा जो है भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है?
इसमें ये पूछा है कि आंतरिक अनुप्रेरणा इसमें से कौन सा है। विद्यालय फुटबॉल टीम में भाग लेना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोषक मिलना, सभी विकल्प सही हैं। तो फुटबॉल खेलना ये तो आंतरिक अनुप्रेरणा है ही नहीं, तो इसका मतलब सभी विकल्प सही हैं, ये तो हो नहीं सकता। जन्मदिन पर हम उपहार दे रहे हैं, ये भी आंतरिक अनुप्रेरणा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्वयं के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये आंतरिक अनुप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। प्यास नहीं है, भूख नहीं है, या निद्रा नहीं है, या फिर सुरक्षा नहीं है। तो देखिए ये ऊपर वाले जितने भी हैं ए बी सी, ये तीनों जन्मजात होते हैं। बच्चे को भूख भी होती है जन्म से ही, प्यास भी होती है, निद्रा भी होती है, लेकिन सुरक्षा से बच्चे का कोई मतलब नहीं होता है, वो बाद में आके जन्म के साथ नहीं होता, ये वातावरण से प्राप्त होता है उसे। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं कि बच्चे किस वातावरण में सीख सकते हैं, ये पूछा है। उसके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो देखिए कड़ा अनुशासन होगा तो वैसे भी कुछ नहीं सीखने वाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चे अपने अनुभवों और भावों, उन बच्चों के अनुभवों और भावों को जब उचित स्थान मिलेगा तो वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 है। हम वीडियो का आधा पार्ट कवर कर चुके हैं और आप देखें, अपने बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान है, वातावरण की रचना करनी चाहिए, उसके बाद भी एक खाली स्थान है बजाय वातावरण के। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इसमें पहले क्या आएगा और दूसरे वाले खाली स्थान में क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगात्मक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। तो सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विद्यालय के विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को सीखने की इच्छा का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्याओं के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जब भी भागते हैं तो उसका कारण होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में उन्हें अरुचि है और अध्यापक उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, या उन्हें छात्रों की सुरक्षा का जो भावना है उनका अभाव है, इसलिए बच्चे भाग जाते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली के
अंतर का कारण हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारक शक्ति। हर विद्यार्थी अपनी अलग अलग विचार शक्ति के साथ आता है, तो उनके द्वारा अपनाई गई जो विचार शक्ति है बोधगम्य की अलग अलग शैलियों का कारण हो सकती है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ये तो जिसमें निष्क्रिय आ गया वो तो अपने आप ही गलत हो गया। निरंतर गृह कार्य देना, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों को छूट देंगे कि आप कैसे सीखेंगे और क्या सीखेंगे। कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ छात्र अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयी स्तर। विस्मयी स्तर रहता है इसमें सहायक। विस्मयी स्तर का मतलब होता है कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ इसका मतलब होता है कि छात्र और अध्यापक एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। वातावरण में विस्मयी शिक्षण जो है सहायक रहेगा। एक दूसरी भावनाओं की कदर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है। एक 14 वर्षीय जो छात्रा है उसके बारे वेद का नाम की एक छात्रा उसके बारे में बोला गया है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप ढंग से एक बार, उसके बाद आंसर देंगे। चलिए, 14 वर्षीय वेदिका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। वो क्या विकसित कर रही है ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वो अपनी स्वायत्तता विकसित कर रही है। किशोरों का अनुभव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर जो हैं दुविधा एवं स्वयं के सरोकार की भावना रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ, इस भावना के विकसित करते हैं और ये भावना उनके विकास उनके अंदर होने लगता है। इस प्रकार की भावना का विकास उनके अंदर होने लगता है। मैं हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ।
किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस जितने भी किशोरावस्था में ये सब जो हैं होती है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवहार में समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। किशोरावस्था में सभी समस्याएं आती हैं बच्चे को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तनाव का काल कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे अब तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं? ये पूछ रहा है इसमें से किशोर के किस अधिगम की भावात्मक विशेषता महत्वपूर्ण है, निर्णायक व महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। किशोर जो है नायक बना लेता है, जैसे कोई खिलाड़ी है या कोई भी है, क्रिकेट खिलाड़ी है या भगवान है या कोई राष्ट्र प्रेमी है, तो उनकी वो पूजा करने लगता है नायक की तरह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूछ रहा है स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। स्टैनले हॉल ने हमेशा किशोरों का मनोविज्ञान के बारे में व्याख्या दी थी। इसके और इन्होंने 12 से लेकर 21 आयु वर्ग के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं का व्यवहार के बारे में अध्ययन किया है। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। बताइए, 2 खाली स्थान है, इनमें 2 ऑप्शन भी हैं। अब बताइए इसमें से कौन से में आएगा, कौन सा ऑप्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले में आएगा सामाजिकृत और दूसरे वाले खाली स्थान जो है उसमें आएगा अहम केंद्रित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में
स्वीकार्य हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो छोटा बच्चा होता है उसे अपने माता पिता, भाई बहन, इनसे ही अधिक से अधिक चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? क्वेश्चन नंबर है 68। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे में शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु सीमा परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? बताइए कौन सी अवस्था आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो परवर्ती बाल्यावस्था की एज होती है वो 6 से लेके 11 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में शामिल होता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी होती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इसी काल में बच्चे के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और सामूहिक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। जिज्ञासा और सामूहिक प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में होता है बच्चे में। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। शैशवावस्था छोटा बच्चा है, क्रोध उसे आता नहीं है। किशोरावस्था को जो स्टैनले हॉल हैं उन्होंने संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा था। और किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है इसी अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देख ही चुके हैं, बी है। देखो मैंने एक्सप्लेन किया और अगला क्वेश्चन आ गया। यह अवधि जो युवावस्था के संक्रमण की पहल रहती है वो क्या है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन और बहुत डीपली पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना बच्चे में किस अवस्था में आ जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था। जब बच्चा 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच का होता है तो उसमें वो बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए विद्रोह की पहचान की भावना उसमें उत्पन्न होती है। इसी कारण बच्चे में विद्रोह की भावना भी जागृत हो जाती है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बताइए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह में, जो अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से भागीदारी करना शुरू कर देते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा नई नई संवेगों से गुजरता है और वह अपनी मानसिक परिपक्वता है उसके शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है ताकि वह संतुष्टि का अनुभव कर सके। तो बच्चा संतुष्ट होने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करता रहता है। अब इस वीडियो का 1/4 भाग रह गया, लास्ट बनाए रखेंगे अपनी, और मुझे कमेंट में बताएंगे मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपकी कुछ मदद कर पा रहा है या नहीं। चलिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बताइए, शैशवावस्था में बढ़ती है, उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ती है, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 11 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो बहुत अधिक घूमना बच्चा पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है पूरे दिन। विकास की किस अवस्था को कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बताइए किस अवस्था को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल्यावस्था। इन्होंने इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है तथा रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। जो रॉस महोदय हैं उन्होंने इसी अवस्था को, बाल्यावस्था को, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है तथा अन्य बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आदि भी कहा है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी इसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। इसमें बच्चा गंदा घूमता रहता है ना, इसलिए। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बाल्यावस्था में? तो देखिए, बच्चे के जो व्यक्तित्व की जो नींव होती है वो हमेशा बाल्यावस्था में पड़ती है। शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है, गर्भावस्था में तो वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उस अवस्था में तो पढ़नी है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। माँ बाप के साए के बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संग को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से संबंधित है? बताइए। दीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बताइए कैसे होता है? धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। अनियमित और अवरुद्ध होता है। तो बाल्यावस्था में विकास हमेशा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अलग अलग तरीके से विकास होता है बच्चे का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपको। बताइए इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अवृद्धि की स्थिरता, समूह में खेलने में भागीदारता। तो इसमें बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये जिज्ञासा की जो कमी है ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा तो बच्चे में बहुत होती है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो देखिए बाल्यावस्था में बच्चे में सबसे ज़्यादा सामूहिकता की भावना होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी बात की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता जीवन पर्यंत चलती रहती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं। तो परिपक्वता हमेशा एक शारीरिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? बताइए। विकास से संबंध है परिपक्वता का, सृजनात्मकता से संबंध है परिपक्वता का संबंध किससे है? बताइए। वृद्धि से या रुचि से है? परिपक्वता का संबंध किससे है बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विकास। परिपक्वता का संबंध हमेशा शारीरिक विकास से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से है। परिपक्वता जो है वंश परंपरा होती है उसके कारण होती है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता जो है शारीरिक विकास से संबंधित होती है अधिकतर। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास के बारे में पूछा, मानव विकास क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है तथा बहुआयामी प्रक्रिया है। और विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। तो मानव विकास के बारे में है ये सब। विकास अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और अगला क्वेश्चन आ गया। विकास हमेशा सामान्य से जटिल की ओर जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 का ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। और जितने भी क्वेश्चनों में नहीं होता है
तो आप उसे एक बार ठीक से देखा करें, उसके बाद उसका आंसर दिया करें। बताइए इसमें से क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है, जबकि इसमें मात्रात्मक अकेला लिखा हुआ है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विकास जो है हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, एक क्रम में चलती है। विकास शुरू होता है, ये पूछ रहा बच्चे का विकास कब से शुरू होता है। तो बच्चे का विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। मनोविज्ञान विकास के बारे में बोलते हैं कि विकास जो है जन्म से 4 माह पहले से ही शुरू हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्किनर महोदय द्वारा। स्किनर महोदय कहते हैं कि विकास एक सतत और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है धीरे धीरे आगे चलती है और अंततः पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हरलॉक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक महोदय ने कहा है। लास्ट के 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। अपने जो भी भाई बहन आपके शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो देखिए वृद्धि हमेशा ही शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। देखिए शारीरिक विकास है प्रथम चरण, मानसिक विकास है प्रथम चरण, नैतिक विकास है या सामाजिक विकास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। विकास का जो प्रथम चरण है ना वो हमेशा शारीरिक विकास से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने पहले भी आपको बताया और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें थोड़ा सा अधिक एफर्ट लगा के अधिक देख के ही उनके बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन है, आप इसके ऑप्शन पढ़िए। वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि और विकास दो अलग आयाम हैं। ये गलत बोल रहा है। वृद्धि और विकास साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास सतत रूप से चलते हैं और ये अधिकतर साथ साथ चलते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, लेकिन हम इन्हें अलग आयाम नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, समझ कौशल में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो विकास में वृद्धि का जो तात्पर्य है वो आकार में वृद्धि भी होगी और सोच में वृद्धि होगी और समझ कौशल सब में वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। और ये जो है बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर व्यक्त किया जाता है। बालक बालिकाओं के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार इन्हें व्यक्त किया जा सकता है उन्हें, और इसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक चारों ही क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सब आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि। तो शारीरिक विकास में इन सभी का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन या स्नायुमंडल। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था इन चारों में से कोई भी नहीं था, लेकिन ये स्नायुमंडल जो है ये था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। चलिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर और गत्यात्मक विकास का संबंध बालक के शरीर में वृद्धि से है। इसका जो संबंध है वो वृद्धि से है। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए आप लोगों के लिए, मैं अपने भाई बहनों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक टाइम दें, क्योंकि ये पैसा वैसा सब कमाना चलता रहता है, लेकिन एक बार अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो ज़िंदगी भर हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं फिर। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक टाइम दें। जय हिंद, जय भारत।